इधर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी आज की क्लास। जनाब आज हम लोगों ने बात करनी है बिजनेस के हवाले से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस के हवाले से अपनी बात शुरू की थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि बिजनेस जो है, अगर मैं ओनरशिप पे बात करता हूँ, ओनरशिप, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास ये की थी कि ओनरशिप बेसिस पे बिजनेस को 3 इकसाम में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब हम इसकी 3 टाइप्स बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, और फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कंपनीज पे। हम लोगों ने कहा जी कि बिजनेस जो है, डिफाइन किया इसे बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन में कि बिजनेस हम किसे कह सकते हैं। हमने कहा सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसे हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। तो सोल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का, वो अर्निंग है, ठीक है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बेस पे हम कहते हैं कि ये हमारा एक बिजनेस है। तो ओनरशिप बेसिस पे मैंने बात की कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होगा, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उस सोल प्रोप्राइटर का ही होगा। इसी तरह पार्टनरशिप पे बात की हम लोगों ने कि पार्टनरशिप जो है इसमें एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। जो भी प्रॉफिट में बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारे मिलकर करेंगे। उनके दरम्यान एक पार्टनरशिप डीड कायम की जाएगी, बनाई जाएगी। उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो सारे काम करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी, ड्राइंग्स वगैरह से रिलेटेड भी, बाकी सारी चीज़ें। और इसी तरह से लास्ट टाइम हमने कंपनी पे बात की। तो ओनरशिप बेसिस के बाद जब हम लोग एक्टिविटी बेसिस की बात करते हैं, एक्टिविटीज बेसिस, तो हम कहते हैं कि एक्टिविटीज बेसिस में भी बिजनेस को 3 तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हम कहते हैं उसमें ट्रेडिंग बिजनेसेस, उसमें हमारे पास होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, और उसमें होते हैं हमारे पास सर्विसेज। तो बेसिकली 3 तरह के बिजनेस हैं जिन पे जो एक्टिविटी की बेस पे हम जिनको कोई टाइप्स बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस हैं जिनमें हम कोई चीज़ खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं और फर्दर उसे प्रॉफिट मार्जिन पे सेल आउट कर देते हैं। हमारी सराउंडिंग में अगर हम देखते हैं तो तकरीबन मोर देन 70% बिजनेसेस जो हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस ही हैं, जहां पे हम लोग 100 रुपये में कोई चीज़ परचेज करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन रख के जो है वो उसे सेल आउट कर देता है। जी अभी देखें मेरी आवाज ठीक है अब? ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारे ऐसे बिजनेसेस शामिल हैं जिनमें जो चीज़ हम सेल आउट करते हैं वो बनाते भी खुद हैं, उसे मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं। तो वो सारे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में ही कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से सर्विसेज हैं जिनके अंदर हम कोई भी चीज़ खुद से नहीं बनाते, बल्कि ना ही हम कोई चीज़ यहाँ पे परचेज करके सेल आउट करते हैं, बल्कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं। कॉलेजेस हैं,
लाइक आपके पास कॉलेजेस के अलावा जैसे डॉक्टर्स हैं, या जैसे आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, जो आप लोग जो डिफरेंट फर्म्स बनाते हैं और फर्म्स के थ्रू डिफरेंट तरह की वो कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे बिजनेसेस सर्विसेज बिजनेस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे लिए जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा जो भी बिजनेस, वो हम कहेंगे कि जनाब हमारा मेन फोकस होगा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस होगा इनिशियल स्टेज में सोल प्रोप्राइटरशिप पे, मतलब हम जिन भी बिजनेसेस की बात करेंगे हम कहेंगे कि जनाब वो बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस पे है। इसी तरह से जब हम उसकी एक्टिविटीज की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम जितने भी बिजनेसेस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेसेस ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में अब से ऑनवर्ड जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो इन्हीं की बेस पे हम लोग पढ़ रहे होंगे कि ओनरशिप स्ट्रक्चर सोल प्रोप्राइटरशिप होगा और एक्टिविटीज उनकी ट्रेडिंग बिजनेस होगा, ठीक है जी। अच्छा, बिजनेस के बाद जो है जब इनिशियल स्टेज में बिजनेस हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पे अब हमें ये कंसिडर करना है कि ये अकाउंटिंग क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मतलब इसकी वजह क्या है, इसका हमारे बिजनेस के साथ ताल्लुक क्या है, हम किस तरीके से बिजनेस में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको किन तरीकों से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं आई हैव ₹100,000 टू इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं 100,000 को इन्वेस्ट कर सकता हूं, लाइक किसी भी, मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी सेलुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं मोबिलिंक, जोंग या जनाब से टेलीनॉर, मैं इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ये 3 कंपनीज हैं और इन तीनों में मैं किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो किस में करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि विच कंपनी इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए बेहतर है। अब लाइक अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि इस साल मोबिलिंक का ये जो 2019 गुजरा है उसमें मोबिलिंक ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया था पूरे साल में, या अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जोंग ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, या मैं आपसे पूछता हूं कि टेलीनॉर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, तो कहां से पता चलेगा? क्या हम कंपनी के हेड ऑफिस जाएंगे? क्या हम उनके अकाउंटेंट से मिलेंगे? ऐसा नहीं है। हमें इन सारी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? हमें इन सारी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इन सारी कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, ठीक है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या लीगल रिक्वायरमेंट है? सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कि हर एक कंपनी जो है, खुसूसन जो पब्लिक कंपनीज हैं, वो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करेंगी। ये जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी में, ये सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फर्स्ट वन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
इसका पुराना नाम बैलेंस शीट भी था। मतलब जो लोग आईकॉम बीकॉम से आते हैं या जो लोग पहले से जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें याद होगा कि इसका पुराना नाम था बैलेंस शीट। इसको पहले बैलेंस शीट बोलते थे, ठीक है। अभी इसका नया नाम, हम इसको इसी नाम से याद रखेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हमारी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। दूसरा नाम है जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इससे पहले ये कहलाती थी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इससे पहले ये इनकम स्टेटमेंट कहलाती थी, लेकिन अब बहरहाल इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे। फिर हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं किसी भी कंपनी के कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देखने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर दरअसल मैंने अभी अभी मीटिंग ज्वाइन की है, दरअसल थोड़ा सा स्टार्ट से बता देंगे। जी बाबर, उसमें ये असल में ना अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट ही की है क्लास, तो मैं ठीक है, आपको एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। जी जी सर प्लीज़। जी ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। ये फोर्थ स्टेटमेंट है। और इसमें जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 चीजें हैं, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हर एक कंपनी के लिए बनाना जरूरी है। अच्छा जी, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, अभी तक हम लोगों ने जस्ट इतना सा ही काम पढ़ा है कि बिजनेस को ओनरशिप की बेसिस पे और एक्टिविटीज की बेसिस पे तीन तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओनरशिप का मतलब है कि अगर हम बिजनेस के ओनर्स की बात करें तो बिजनेस 3 तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। और अगर एक्टिविटीज बेस की बात करें तो 3 तरह की एक्टिविटीज नॉर्मली बिजनेसेस में परफॉर्म की जाती हैं, या वो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, और या वो सर्विसेज बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे आप बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल आउट कर देते हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो चीजें बनाते भी हम खुद हैं। सर जी जी बेटे। सर जी गुलाम मुस्तफा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकता है ना? जी, जो आपके ये होलसेलर्स बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, ये सारे ट्रेडिंग बिजनेस में हैं। ओके सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर्विसेज बिजनेस है जिसमें हम कोई चीज़ सेल आउट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन अर्न कर रहे होते हैं। तो मैंने इनिशियल स्टेज में ये बात समझाई है कि अभी क्योंकि हम लोग बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस ये होगा कि हमारा बिजनेस कौन सा है, हम लोग सोल प्रोप्राइटर्स हैं और हम लोग किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हम ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं कि हम खुद से चीजें नहीं बनाते हैं, हम चीज परचेज करते हैं और उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे सेल आउट कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा कि सपोज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ किसी सेलुलर कंपनी में, तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस लिखी कि मूवी लिंक में कर सकता हूँ, जोंग में या टेलीनॉर में। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा। और फिर मैंने ये क्वेश्चन रखा कि इन तीनों कंपनीज का प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, मतलब इनके प्रॉफिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑल पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक कंपनीज जो है उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, बाकियों के लिए ऑप्शनल होती है, स्पेशली सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो ये 5 स्टेटमेंट हमने बनानी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
statement of comprehensive income, statement of cash flows, statement of changes in equity and notes to the financial statement. अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हम बना रहे हैं इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, बनाते क्यों हैं हम लोग। देखें, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ के बारे में बताती है। फाइनेंशियल वर्थ मतलब हुजम कि यार उस बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, उसकी वर्थ क्या है, इसके बारे में हमें ये बताती है। इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये हमें बताती है उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में। ठीक है, ये मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस कंपनी का इस साल का प्रॉफिट या लॉस कितना है तो आप उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ये आप लोग जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो इन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। मतलब आप लोगों ने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी पढ़नी है बेसिक लेवल की, उसमें आपसे ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा और ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन क्लास में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। ये जो इंशाल्लाह जब आप लोग नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो फिर वहां पे जाके आप ये नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे और अल्टीमेटली जब आप फाइनल लेवल पे रिपोर्टिंग जाके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर ये सारे की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, अब इसका मतलब है हमने ये दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, अब सोचना यह है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा क्या जाता है। देखे ना, अब फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की क्लास हो और इंग्लिश की क्लास में टीचर इंग्लिश में लेटर लिखना सिखाता है तो अब वो लेटर लिखना वही बच्चा सीखेगा जिसे बेसिक लेवल की इंग्लिश आएगी। ठीक है, जिसे बेसिक लेवल की इंग्लिश आ रही होगी। अब अगर मुझे इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता तो मेरे लिए वो इंग्लिश में लिखी हुई एप्लीकेशन मीनिंगलेस होगी, मैं उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाऊंगा कि वो क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है। इसी तरह से जब तक हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज के साथ फेमिलियर नहीं होंगे तब तक हमारे लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या होगा, क्या चीज होती है जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखी जाती है। तो बच्चे जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके 5 होते हैं। जैसे आप लोगों को जब आप लोग इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो आपको बताया जाता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, कभी भी 27th अल्फाबेट नहीं होता। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 एलिमेंट होते हैं, छठा एलिमेंट कोई नहीं है। वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? वो हैं आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल या इक्विटी। जी, ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज लिखी हुई होगी वो इन पांचों में से किसी पे मुश्तमिल होगी। या वो चीज एसेट होगी, या वो चीज लायबिलिटी होगी, या वो चीज एक्सपेंस होगी, या वो चीज इनकम होगी, और या उसे हम कैपिटल बोलेंगे या उसे इक्विटी बोलेंगे। तो इस लेवल के ऊपर कैपिटल या इक्विटी जो है वो सेम ही मीनिंग देगी फिलहाल, बाद में जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर,
जी जी। ड्रॉ सर इसमें नहीं आएगा, जो पर्सनल ड्रॉ होता है उसका ऑनर का? वो ड्राइंग्स होती हैं जी, और ड्राइंग्स आपका एक्सपेंस होती हैं। ठीक है। एक्सपेंस सर वो नहीं होता जो अपना जिसका पर्पस टू जनरेट इनकम होता है कंपनी के लिए? जो पर्सनल ड्राइंग है वो उसका वो तो उसका तो कोई एक्सपेंस के साथ कोई तल्लक नहीं है। देखें, एक्सपेंस जो होता है आपका, उसका कतन ये मकसद नहीं होता कि एक्सपेंस हमेशा हमें बेनिफिट ही देगा। अब लाइक लॉसेस होते हैं, आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी फॉर एग्जांपल, वो इन्वेंट्री लॉस हो जाती है। अब जो इन्वेंट्री का लॉस हो गया वो भी तो एक्सपेंस है, उसका बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में सिर्फ बेनिफिट हासिल करना नहीं है, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन के अंदर वो चीजें भी शामिल होती हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। तो इंशाल्लाह मैं जब एक्सपेंस डिस्कस करूंगा तो मैं ये चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। सर जी गुलाम सर मुस्तफा। सर मेरा ये पूछना था कि ड्राइंग तो देखा गया तो लेस ऑफ कैपिटल है ना, कि ड्राइंग कभी मतलब कंपनी से पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग होता है और कैपिटल से इनकम किया जाता है उसके, तो वो एक्सपेंस कैसे हो सकता है सर ड्राइंग? ये अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गुलाम मुस्तफा, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि ड्राइंग्स एक्सपेंस क्यों होती हैं, उन्हें किस तरह एक्सपेंस में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि मैंने इन सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है आपके साथ, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा वहां पे। एक्सक्यूज मी सर, मैं अली बात कर रहा हूँ पीपा फैसलाबाद से। थोड़ा सर वॉल्यूम आपका थोड़ा कम है, ज़रा थोड़ा सा माइक थोड़ा क्रीप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो अच्छा जाएगा। थैंक यू। जी अली साहब, मैं करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एसेट्स पे। ठीक है, आज देखें हम लोगों ने पहले इनकी डेफिनेशंस पे नहीं जाना, डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर उसके नोट्स वगैरह दूंगा, वहां से याद करेंगे हम लोग। हम अभी सिर्फ इसे समझेंगे कि ये क्या होते हैं। लाइक पहला आपका एलिमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं एसेट्स। एसेट्स तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम ये समझेंगे कि ये एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, एसेट्स को अगर मैं बिल्कुल मतलब लेमैन लैंग्वेज यूज करूं कि ये हमें समझ आ जाए, तो एसेट्स को हम कहते हैं रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। मतलब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एसेट्स हैं इनको हम दो हिस्सों में, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो एसेट्स हैं इनको हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एसेट्स जो हैं ये जनाब एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करवा लूं जरा एक दफा से। जी, एक हमारे पास है नॉन करंट एसेट और फिर हमारे पास है करंट एसेट। जी बच्चों, नॉन करंट एसेट्स और हमारे पास करंट एसेट्स। जी, तो एसेट्स दो तरह के, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसको हम कैटेगराइज इस बेस पे क्यों कर रहे हैं कि नॉन करंट है और ये करंट है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपके साथ शेयर की कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने बिजनेस में यूज करना है टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब है कि ये रिसोर्सेज हमारे बिजनेस में यूज किए जाएंगे। अगर तो वो रिसोर्सेज हमने यूज करने हैं मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, अगर तो वो रिसोर्सेज हमने यूज करने हैं मोर देन 12 मंथ्स, तो वो रिसोर्सेज हमारे नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, उन्हें हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। और वो रिसोर्सेज जिन्हें हमने यूज करना है विद इन 12 मंथ्स, जिन्हें हम यूज करेंगे
विद इन 12 मंथ्स, तो हम बोलेंगे कि जिन रिसोर्सेज को हमने विद इन 12 मंथ्स यूज करना है वो रिसोर्सेज हमारे करंट एसेट्स कहलाएंगे। जिन्हें यूज करना है मोर देन 12 मंथ्स नॉन करंट एसेट्स, और जिन्हें यूज करना है विद इन 12 मंथ्स करंट एसेट्स। अच्छा, ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनको फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है जी, इसको फर्दर हम लोग जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारे पास जी, तो एक जिसे हम कह सकते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और दूसरे जिन्हें हम कह सकते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क आएगा? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, लाइक जब हम लोग आईटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जनाब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये एक टेंजिबल पार्ट है इसका, और जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है वो इंटेंजिबल पार्ट है इसका। तो फिजिकल एसेट्स, अब खुद से सोचें कि अगर आप लोगों का कोई एक बिजनेस है तो उस बिजनेस में फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले मतलब टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें आपके पास लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, वैन हो सकती है, और कोई भी एसेट। मतलब सर ये लेबर भी इसी के अंदर आ सकते हैं, फिजिकल असिस्टेंट? नहीं जी, नहीं, लेबर नहीं। और ये टेंजिबल का मतलब क्या है? बच्चे टेंजिबल का मतलब ये है हमारे वो वाले एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मतलब इसको मैं यूं समझाऊं कि ऐसे एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, यूं कह लें इसको। लाइक कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें जो आपका कंप्यूटर है वो टेंजिबल एसेट है, आप उसके कीबोर्ड के जरिए काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास जी बाबर। सर लेबर क्यों नहीं है, मतलब वो तो फिजिकली प्रेजेंट होता है ना। बच्चे लेबर का इशू ये है कि लेबर हमारा एसेट नहीं होती, लेबर हमारा एक्सपेंस होती है। देखें, लेबर जब तक आप उसे मजदूरी देते रहेंगे तब तक लेबर आपके पास काम करेगा। अगर आप एक दिन भी उसकी मजदूरी रोकेंगे तो वो नेक्स्ट आपको छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जैन। सर काइंडली अगर आप 5 मिनट नमाज के लिए दे दें। अच्छा चलें, वैसे तो ये क्लास का टाइम अच्छा 6:30 हुए हैं अभी। जी सर, चलें ठीक अजान है, होगी। ऐसा कर लेते हैं जी, 6:45 पे दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं क्लास हम। ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है जी। हेलो अली भाई। सर ये मुझे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से पूछना था। अच्छा, इसमें एक दो बच्चों ने मैसेज किए हैं। बच्चे अभी हम लोग बिल्कुल क्लास के शुरू में हैं और आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आप बेशक प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई मसला वाली बात नहीं है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप मेरे साथ साथ इंशाल्लाह चलते चलें, ये क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको। तो अभी हम लोगों ने बात शुरू की थी एसेट्स से। एसेट्स का मैंने आपको कहा जी कि एसेट्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एसेट्स हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं
जिन्हें हमने बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट अर्न करना है। अब इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, लाइक एक बुक शॉप वाला है। अब जो बुक शॉप पे बुक सेलर किताबें बेच रहा है, उसने जाहिर बात है उस शॉप में जो है वो कुछ फर्नीचर रखा हुआ होगा। वो फर्नीचर यूज के लिए उसने रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, तो वो फर्नीचर उसका एसेट है। इसी तरह से उसने जो है वो हो सकता है शॉप में एसी भी इंस्टॉल करवाया हुआ हो। अब जाहिर बात है उस एसी से बेनिफिट उसे मोर देन 12 मंथ्स होगा, तो वो एसी उसका नॉन करंट एसेट बन जाएगा, टेंजिबल। तो मैंने कहा कि एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो यूज होने हैं इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। फिर मैंने इसको दो तरीकों से कैटेगराइज कराया, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मैंने बोला कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स यूज करते हैं, और करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में लेस मतलब विद इन 12 मंथ्स यूज करते हैं। फिर मैंने ये बात की कि नॉन करंट एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे मैंने फिर हसान, अभी तो मैंने बच्चे पुराना ही रिव्यू करवा रहा हूँ, अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ाया। अच्छा जी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट में की फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी एग्जांपल्स के अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, ठीक है, इसी तरह से इक्विपमेंट है। ये सारे के सारे आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसमें इंटेंजिबल की सबसे जो बड़ी कॉमन एग्जांपल है, और मैंने इससे पहले क्लास में उसे यूज भी किया है, दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट कैसे हो गया। तो भाई अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह खुद से जो है वो टेलर करवाते हो, खुद से बनवाते हो, ठीक है, तो उस पर आपकी कॉस्ट आती है। या आप ये बड़े बड़े ERP सॉफ्टवेयर हैं जैसे, तो इनकी मिलियंस में कॉस्ट होती है। तो आप जब कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो मोर देन 12 मंथ्स यूज करना होता है, लेकिन उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम उसे इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसमें आपके पास हो सकते हैं कॉपीराइट्स, ठीक है, कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट फीस गवर्नमेंट को जमा करवानी पड़ती है। ये अक्सर हम लोग बुक्स देखते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है कि परमिशन के बगैर आप वहां से कोई भी चीज कॉपी नहीं कर सकते या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह से वो फी आप पे करते हैं। तो कॉपीराइट्स लोग जो है वो गवर्नमेंट को फी पे करके लेते हैं फॉर 4 years 5 years 10 years। ठीक है, ये आपका इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है। इसी तरह से आपके पास होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि हमें मालूम है कि ये कोक और पेप्सी का टेस्ट सेम नहीं है, हालांकि दोनों कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अरे लेकिन थोड़ी उनके आवाज स्लो आ रही। जी बच्चे अभी देखें अब ठीक है। अच्छा देखें, कॉपीराइट्स के बारे में मैंने ये शेयर किया है कि कॉपीराइट्स जो हैं ये बेसिकली लाइक आप कोई बुक लिखते हो और आप उस बुक को पब्लिश करवाते हो और आप ये चाहते हो कि आपकी परमिशन के बगैर कोई और पार्टी उस बुक को पब्लिश ना कर सके। ठीक है, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट को फी पे करनी पड़ती है कॉपीराइट्स का वो लेने के लिए, लाइसेंस। ठीक है, तो ये कॉपीराइट्स आपका इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट बन जाता है। इसी तरह से पेटेंट्स है। पेटेंट्स क्या है? जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे जो कोक है और पेप्सी है उसका टेस्ट सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि उन्होंने पेटेंट्स करवाए हुए हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज करेंगे कोई और पार्टी वो इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर सकती उसी मिकदार में, उसी तरह का टेस्ट नहीं बना सकती। ठीक है,
तो पेटेंट्स की फी पे करनी पड़ती है। और जब थोड़ा सा हम आगे चल के आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग को, तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी गुडविल। इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह लेटर स्टेज में जाके किसी लेवल पे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप अपने जहन में रख लें कि जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। मतलब वो एसेट्स जिन्हें, या हमारे वो रिसोर्सेज जिन्हें हमने अपने बिजनेस में विद इन 12 मंथ्स यूज करना है। वो कौन से हैं जनाब? वो हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड हम अक्सर देखते हैं कि ये जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने पास सारा कैश नहीं रखते, उसमें से वो कुछ कैश अपने पास रखते हैं ताकि डे टू डे एक्टिविटीज को मीट कर सकें। बाकी सारे पैसे वो ले जाके बैंक में रखवा देते हैं, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो जो कैश उनके पास पड़ा होता है वो कैश इन हैंड कहलाता है, ये करंट एसेट है और ये विद इन 12 मंथ्स यूज हो जाना है। और इसी तरह से जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हैं वो भी करंट एसेट है, वो कैश एट बैंक कहलाता है, वो भी विद इन 12 मंथ्स यूज हो जाना है हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास है गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा जी, तैयब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कोई कैश, बैंक वाला कैश यूज ना करे, बैंक में ही रखा रखे, तो दोस्त इसमें इस तरह से होता है कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं ना, तो बैंक आपसे पूछता है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है या आपने जो है वो फिक्स्ड अकाउंट ओपन करवाना है। करंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस बैंक अकाउंट है एक तरह का, आप उसमें जब चाहें जितने मर्जी पैसे डिपॉजिट कराएं और जब चाहें जितने पैसे मर्जी विदड्रॉ कर लें। ठीक है, तो अब ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसके अंदर बैंक में पैसे रखूं करंट अकाउंट में और पूरा साल वो यूज ही ना हो। ये तो रोजाना हमें डे टू डे एक्टिविटीज में सप्लायर्स को भी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें रेंट्स भी पे करने पड़ेंगे, हमें इस तरह के और एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे। इसलिए ये करंट अकाउंट कहलाता है हमारा। और इसमें हम जब चाहें जितने मर्जी पैसे जमा कराएं और जब चाहें जितने मर्जी पैसे निकलवा लें। और जो आपने दूसरी बात की है कि अगर बैंक में पड़ा रहने दे, ना निकलवाएं, तो वो करंट अकाउंट नहीं होता, वो फिक्स्ड अकाउंट होता है, लाइक अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोग क्या करते हैं, 10 जो है 2 सालों के लिए, 6 महीनों के लिए, साल के लिए इन्वेस्ट करवा देते हैं। वो करंट अकाउंट नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। उसे हम कैश एट बैंक नहीं कहते, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम लोग, कैश इन फिक्स्ड अकाउंट। उसकी नेचर बैंक की नहीं होती। ठीक है, वो इन्वेस्ट होता, वो भी आपका करंट एसेट है, लेकिन उसकी नेचर जो है वो ये नहीं होती। अच्छा जी, गुड स्टॉक या इन्वेंट्री। अच्छा, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। इनको गुड्स भी कह सकते हैं, इनको स्टॉक भी कह सकते हैं और इनको इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। ये क्या है? मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस, ये गुड स्टॉक या इन्वेंट्री वो आइटम है जो हमने परचेज किए हैं फॉर रीसेल इन ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, गुड स्टॉक या इन्वेंट्री क्या है? गुड स्टॉक या इन्वेंट्री वो चीजें हैं जो हमने परचेज की हैं कि उन्हें रीसेल करेंगे इन ट्रेडिंग बिजनेस। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या है। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब ये है कि आप बनी बनाई चीजें खरीदेंगे, प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक सेलर जो है वो जितने भी स्टेशनरी के आइटम खरीदता है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वाला जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट परचेज करता है वो सारे उसकी इन्वेंट्री कहलाएंगे। इसी तरह से ये फिलिंग स्टेशन पे, पेट्रोल पंप्स पे वो जो पेट्रोल या डीजल वगैरह उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जो जखीरा किया हुआ है, वो उनकी गुड स्टॉक या इन्वेंट्री है।
तो गुड स्टॉक या इन्वेंट्री वो चीज होती है जो हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी में सेल आउट की जाएगी। मतलब किराने वाले की दुकान पे जो उसने सामान रखा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि उसने वो बेचने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको यूं बोलूं कि एक बुक शॉप वाला है, वो 10 अदद रजिस्टर परचेज करता है कि इन्हें मैं बेच के प्रॉफिट अर्न करूंगा, और एक वो टेबल परचेज करता है कि यार मेरी शॉप में टेबल नहीं है, ये टेबल खरीद लूं, इस पे मैं अपने सामने चेयर इसके सामने रख के इस पे बैठा करूंगा। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो उसने रजिस्टर खरीदे हैं और जो उसने टेबल खरीदा है, क्या दोनों इन्वेंट्री हैं? नहीं जी। नहीं है। नो सर। ठीक है जी, बिल्कुल। जो उसने रजिस्टर खरीदे हैं कि कल को उसे बेच के प्रॉफिट अर्न करेगा, वो तो उसकी इन्वेंट्री है। लेकिन जो उसने टेबल परचेज किया है कि इसे शॉप में मैं रखूंगा और अपने इस्तेमाल में लेके आऊंगा, वो उसके लिए नॉन करंट एसेट बन जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगी। ठीक है जी, तो यस गुड सर। स्टॉक या इन्वेंट्री जी। अच्छा बच्चे, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। करंट एसेट्स में हमारे करंट एसेट्स होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, या इन्हें डेटर्स भी बोलते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, इसमें बी साइलेंट होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, ये कौन होते हैं? भाई बात ये है कि हम सारे की सारी सेल कैश पे तो नहीं करेंगे। अब हमारे सामने जो बिजनेसेस हैं ये बेसिकली रिटेलर्स होते हैं। जैसे ये हमारे गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं, वो रिटेलर्स होते हैं। तो आम तौर पे वो उधार पे जो है वो नहीं बेचते चीजें, ठीक है, लेकिन कुछ बेचते भी हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है कि हम लोग फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर सेल आउट करते हैं। अब हो सकता है कि हम वो किसी को उधार पे बेच दें। अब जिस बंदे को हमने उधार पे बेचा है उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं ना, उससे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं। तो जिस बंदे से हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने होते हैं उसे अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं या उसे डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे इसके सामने मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि ये बनते हैं ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल या डेटर बनता है ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, कि जब हम किसी को उधार पे बेचेंगे चीजें तो फ्यूचर में उससे पैसे लेने होंगे, जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल है या वो हमारे लिए डेटर है। अच्छा, इसी तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? विद इन 12 मंथ्स। जैसे अभी मैंने आपसे कहा है कि मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेता हूं कि 6 महीने तक मैं बैंक से पैसे नहीं निकलवाऊंगा उस अकाउंट से। बैंक मुझे कहता है कि ठीक है आप 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में जमा करवाओ, और उसके बाद जो है 6 महीने के बाद हम 1 लाख पे 10,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, और ये 6 महीने की बात कर लेते हैं कि 6 महीने बाद वो पे करेंगे। तो ये विद इन 12 मंथ्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कहलाएगी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी आपका करंट एसेट होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स, ये दो चीजें भी मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि उस टाइम पे मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब हमारी पहली क्लास थी और उसमें हमने करंट एसेट पढ़े थे, तो हमने कहा था कि जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो करंट एसेट होते हैं। तो वो क्या होते हैं और वो क्यों करंट एसेट होते हैं, ये इंशाल्लाह इस पे पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने ये दोनों चीजें डिस्कस करनी है। तो ये इंशाल्लाह वहां पे जाके आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अभी इस स्टेज पे सिर्फ इसका नाम याद रख लें, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे डिटेल में बात करूंगा।
तो ये बच्चे मैंने आपके साथ एसेट्स एक्सप्लेन कर दिए मैंने, ठीक है, एसेट्स एक्सप्लेन कर दिए कि नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, नॉन करंट वो जिन्हें मोर देन 12 मंथ्स यूज करना है, करंट वो जिन्हें विद इन 12 मंथ्स यूज करना है, फिर नॉन करंट में टेंजिबल कौन से जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनटेंजिबल कौन से जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और फिर करंट एसेट्स की मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर हो गया। अब हमें ये समझ में आ गई बात कि ये बेसिकली एसेट्स होते क्या हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम लोगों ने यहाँ पे एसेट्स कवर हो गया, अब हमने लायबिलिटीज पे बात करनी है कि ये लायबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है जी। जी तो बात करते हैं लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज क्या होती हैं? हम कहते हैं कि लायबिलिटीज बेसिकली हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमने फ्यूचर में पे करनी होती हैं, ठीक है। लायबिलिटीज हमारे ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने फ्यूचर में पे करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल आप मुझसे 1000 रुपीज उधार ले लेते हैं, इसका मतलब है कि वो 1000 आपने फ्यूचर में मुझे पे करने हैं, लिहाजा मैं आपके लिए क्या बन जाऊंगा, मैं आपके लिए लायबिलिटी बन जाऊंगा। इसी तरह से हम किसी जगह से कोई कंप्यूटर परचेज करके लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि यार आपको पेमेंट हम 2 वीक के बाद कर देंगे, तो आज क्योंकि हम उधार पे लेके आए हैं और फ्यूचर में उस पार्टी को हमने पेमेंट करनी है, तो लिहाजा वो पार्टी हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। लायबिलिटीज को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 तरह से, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, इसमें नॉन करंट जो लायबिलिटीज हैं ये हमने पे करनी होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें हमने पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब मैंने बैंक से लोन ले लिया, वो लोन मैंने 5 साल के लिए लिया, 5 साल के बाद मैंने लोन जो है वो पे करना है, तो 5 साल के बाद जब मैं लोन पे करना है वो आज मेरे लिए नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि वहां पे उस ऑब्लिगेशन को मैंने आज से 5 साल के बाद पे करना है। तो सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा जी, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा आपने ये लायबिलिटीज जितना बताया ना सब में आपकी आवाज कटी है। सर बेसिकली आपकी आवाज नहीं, स्टूडेंट की सर आवाज बेसिकली ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक है, टीचर की को भी मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट की ना उनका डाटा चल रहा है इसलिए उनकी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उनको हमारा आपकी आवाज लग रही है इस तरह। जी बिल्कुल सर आपकी ठीक आ रही है, वो जो आपकी बात बिल्कुल कर रहा आवाज ठीक था आ रही है अभी, सर। अच्छा चलें, वो जो बात बच्चे कर रहा था वो उसकी नहीं सही। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ये जिन स्टूडेंट्स को आवाज मेरी कटी, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है मेरी आवाज में, वो थोड़ा ना चेंज करें जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ताकि सिग्नल प्रॉब्लम बाज़ औक़ात हो जाती है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज जनाब हमारी वो लायबिलिटीज जिन्हें हमने पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स, तो जिन्हें हम आफ्टर 12 मंथ्स पे करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, और वो लायबिलिटीज जिन्हें हमने पे करना है विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जिन्हें हम पे करेंगे विद इन 12 मंथ्स, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो बच्चे नॉन करंट लायबिलिटी में अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जी लोन फॉर 5 इयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए लोन, 3 साल के लिए लोन, 2 साल के लिए लोन। अभी इनिशियल स्टेज में ना नॉन करंट लायबिलिटी हम एक ही पढ़ेंगे कि यार ये वो ऐसे लोन होते हैं जो हमने आफ्टर 12 मंथ्स पे करने होते हैं, तो जो आफ्टर 12 मंथ्स पे करने हैं वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाएंगे। अच्छा, करंट लायबिलिटीज ये पे करनी होती हैं हमने विद इन 12 मंथ्स,
तो ये कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? ये जनाब होते हैं आपके क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। ठीक है जी, ये होते हैं आपके क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। बच्चे ये ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया ना, अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, ये मैंने इसके सामने लिखा था कि ये होते हैं ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। तो बिल्कुल जिस तरह हम क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, उधार पे सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से हम उधार पे परचेज भी कर सकते हैं। तो अगर हम उधार पे परचेज करेंगे तो उस पार्टी को हमने फ्यूचर में पैसे देने होंगे। तो जिस पार्टी के हमने फ्यूचर में पैसे देने हैं वो पार्टी हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल बन जाएगी या क्रेडिटर बन जाएगी। ठीक है, वो पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल कहलाती है। सर ये क्रेडिटर और डेटर्स के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं होता, दोनों सेम चीज है? नहीं बच्चे, डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस परचेज और सेल का होता है। अगर हम सेल करेंगे तो जिस पार्टी से हमने फ्यूचर में कैश रिसीव करना है वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगी, और अगर हम उधार पे परचेज करेंगे तो जिस पार्टी को हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो पार्टी हमारे लिए अकाउंट पेएबल कहलाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसमें। अच्छा जी, फिर हमारे पास है करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अच्छा सर, ये आप जो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपने एग्जांपल दी है बैंक के लोन की, देन व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट जो आपने हर मंथ पे करना है, उसके साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जानी है, तो वो किस खाते में जाएगा? वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस बनेगा जी, वो लायबिलिटी नहीं होगा? नहीं देखें, उसके साथ प्रिंसिपल भी तो जा रहा ना। देखें मैं बताता हूँ आपको। लायबिलिटी, अब फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पे करनी है एम्प्लॉय को। अच्छा, मैंने सैलरी पे करनी है, जारी बात है उसने 1 महीना काम किया, अब मुझे सैलरी देनी है, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है। अगर तो मैंने पे कर दी फिर तो मामला खत्म हो गया, सैलरी एक्सपेंस बन गई। लेकिन अगर मैंने पे नहीं की तो अब वो मेरा एक्सपेंस तो है, मैं उससे बेनिफिट तो ले चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उसे पे नहीं किया तो वो एक्सपेंस के साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी बन जाएगी क्योंकि मैंने उसे पे नहीं किया। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपने लोन लिया, उस लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बेसिकली वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर एग्जामिनर कह देता है कि जी आपने इंटरेस्ट इनकर तो हो गया है, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक पूरे साल के बाद हमारे से इंटरेस्ट लेता है, लेकिन वो इंटरेस्ट लेता है जब नया साल शुरू हो उसके दूसरे या तीसरे दिन, तो अब साल के एंड पे फिर हमें उसे लायबिलिटी भी शो करना होता है। तो उसे हम इस तरह अलग अलग करेंगे दोनों को। अच्छा जनाब, बात करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने ऊपर करंट एसेट्स में पढ़ाया कैश एट बैंक, और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों क्या चीजें होती हैं? देखें, जब बैंक ट्रांजैक्शन पे बात करूं ना, तो आजकल मतलब एक चीज बड़ी कॉमन है, हम सारे लोगों को पता है कि बैंक 2 तरह के कार्ड इशू करता है। एक होते हैं आपके डेबिट कार्ड, जिसे हम लोग नॉर्मली एटीएम कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको डेबिट कार्ड भी बोलते हैं और इसको एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। और एक होता है जो बैंक इशू करता है, दैट इज क्रेडिट कार्ड। तो समझने की बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है। देखें, आप लोगों में से जिनके भी बैंक अकाउंट हैं उनको ये आइडिया होगा कि हम डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हों। मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5000 है सपोज, तो मैं एटीएम कार्ड के थ्रू 5000 तक निकलवा सकता हूं, उससे ज्यादा पैसे मैं नहीं निकलवा सकता। तो इसका मतलब है कि बैंक का डेबिट कार्ड तब यूज होता है जब बैंक का बैलेंस पॉजिटिव होता है, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हों और मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो, तो वो बैंक मेरे लिए एसेट बन जाता है।
अच्छा, क्रेडिट कार्ड कब यूज होता है? हमें पता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए बैंक में हमारे पैसों का होना जरूरी नहीं है। बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इसीलिए देता है कि यार अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप बैंक से लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड यूज करें, वो पैसे जो आप निकलवाएंगे वो समझें कि वो बैंक का लोन है और आप वो लोन फ्यूचर में बैंक को वापस कर दें, तो वो क्रेडिट कार्ड है। तो जब हम एक दफा वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर मेरे बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस था और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया तो बैंक में मेरा बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि बैंक से मैंने पैसे लेने नहीं है, बैंक को पैसे मैंने फ्यूचर में देने हैं, वापस करने हैं, तो वहां पे फिर वो बैलेंस हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट कब बनता है? जब हमारे बैंक में बैलेंस नेगेटिव होता है। जब बैलेंस में हमारा बैंक में नेगेटिव होगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, और अगर बैंक में हमारा बैलेंस पॉजिटिव होगा तो उसे हम लोगों ने जो है वो एसेट समझना है। ठीक है जी, क्लियर जी सारे लोगों को ये भी बात कि बैलेंस, ये बैंक हमारा एसेट कब बनेगा? जब बैंक में बैलेंस पॉजिटिव होगा। और बैंक हमारी लायबिलिटी कब बनेगा? जब बैंक में हमारा बैलेंस नेगेटिव होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर आपके पास बैंक में पैसे भी पड़े हुए हैं जी उसके बावजूद आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, देन फिर वो असल में उसमें होता यू ये कैन है। यूज दैट कार्ड ना, जी जी कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपके बैंक में if कोई जीरो बैलेंस है देन ओनली दैट एट दैट पोजीशन यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, वो तो आप किसी देखें वक्त भी इस्तेमाल कर सकते अगर देखें आप उसके बिहाइंड वर्किंग में अगर जाएंगे ना, तो जो बात आप कर रहे हैं ना, तो उसमें आपके क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट सेपरेट होता है, सेम नहीं होता। हैं। श्योर इसका जी, मतलब है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बैंक अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, आप 2 यूज कर रहे हैं। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट हो और उसका डेबिट कार्ड हो आपके पास उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, यू कैन हैव क्रेडिट कार्ड्स ऑफ जी मोर देन वन तो बैंक। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसीलिए हम दोनों को अलग रखेंगे। मतलब बैंक ओडी में असल में जो आप बात करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी बेसिक बैंक अकाउंटिंग की क्लास है। व्हाट आई हैव इन माय माइंड अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट वो ये है कि जब आपने बैंक को पैसे देने हैं, जी जी दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऐसा ही क्या है, ख्याल आपका? ठीक है सर, ऐसा ही थैंक यू। है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन असल में उसमें बस ये होगा कि क्योंकि हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जब एग्जामिनेशन आएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पे बात चल रही होगी। ठीक है जी, तो हम उसे भी अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा जी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, बैंक ओडी में हमारे पास नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे जी कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें हो सकती हैं? बाज़ क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, आप कहीं से शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, लाइक 6 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो ये बेसिकली आप जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होते हैं जो आपने विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर वापस कर देना है, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है जी, इसको भी हम अपनी करंट लायबिलिटी ही कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 चीजें और हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और अनअर्न्ड इनकम है। तो जब हम लोगों ने ये एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का चैप्टर करना है तो इंशाल्लाह ये दोनों चीजें भी उसके साथ ही डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ लिखने का मकसद सिर्फ आपकी याद दहानी करवानी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये 2 चीजें भी हमने पढ़ी थी, कि ये दोनों चीजें भी करंट लायबिलिटी में हो सकती हैं, क्योंकि आगे चल के कुछ ट्रांजैक्शंस आपको मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो उनमें मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह वहां पे जब मैं नाम यूज करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, इसे हम लोगों ने करंट लायबिलिटी में डिस्कस किया था
कि एक्सपेंस इनकर हो जाए और पेमेंट ना हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो ये इंशाल्लाह अप्रूवल एंड प्री पेमेंट के साथ हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये दो एलिमेंट्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वन इज एसेट्स। अर्नड इनकम बता दें बच्चे, अर्नड इनकम अभी सिर्फ ये याद रख लें कि ऐसे पैसे जो हम एडवांस में रिसीव कर दें और उसके बदले में हम अगर सेल करनी थी तो गुड प्रोवाइड ना करें और अगर सर्विस देनी थी तो सर्विस प्रोवाइड ना दें। ठीक है, वो अनअर्न्ड इनकम है। लाइक आप लोग जब कहीं पे क्लासेस लाइक पिफा में क्लासेस ले रहे हैं तो पिफा को आपने फी सारे की सारी एडवांस में पे कर दी है, तो ये सारी फी अनअर्न्ड इनकम होगी पिफा के लिए। अब जैसे जैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते चले जाएंगे ये अनअर्न्ड इनकम अर्नड में कन्वर्ट होती चली जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, आपका वॉल्यूम फिर थोड़ा सा माइक दूर हो गया। जी अच्छा जी, मैं करता हूँ। जनाब ये दो चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं आज। मैंने आपके साथ एसेट्स डिस्कस कर ली हैं और मैंने आपके साथ जो है वो लायबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, एक चीज और आज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इनकम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर डेबिट कार्ड हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होगी, ऐसे ही है? जी, वो करंट एसेट हो नहीं, कार्ड पे बात नहीं हो रही, वो मैंने सिर्फ कार्ड का यूजेज बताया था। सर मतलब डेबिट अकाउंट आप कह लें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या नाम है, हमारे इनकम होती है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो कोई नहीं होती हमारी उसमें। नहीं देखें, असल में ना आप शायद कंटेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मैं जस्ट बच्चों को ये चीज, मतलब आप लोगों को मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस के मीनिंग क्या होते हैं। तो वो पॉजिटिव बैलेंस के मीनिंग समझाने के लिए मैंने डेबिट कार्ड का सहारा लिया कि डेबिट कार्ड हम तब यूज कर सकते हैं जब बैंक में हमारा बैलेंस पॉजिटिव होता है, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तो वो जो डेबिट बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है बैंक में, हमारा बैलेंस जो पॉजिटिव है बैंक में, वो हमारे लिए करंट एसेट बन जाएगा। इसी तरह मैंने ये बात कही कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो बेसिकली वो पेमेंट हमने बैंक को फ्यूचर में पेड बैक करनी होती है, तो क्योंकि उसकी पेमेंट करनी होती है इसलिए वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। थैंक तो यू सर। बेसिक पर्पस पॉजिटिव और नेगेटिव को समझाना था यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जनाब, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल्कि ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक कंप्लीट कवर करते हैं। कल इंशाल्लाह जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं आपके, वो कल तीनों एलिमेंट्स इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं और आपका कैपिटल क्या होता है। और इसी तरह से फिर आगे ड्राइंग्स का कंसेप्ट है, ताकि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप लोगों के लिए होमवर्क सिर्फ इतना सा ही है कि आज आप लोग गूगल पे सर्च करें किसी भी एक कंपनी का और उस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें जाके, अगर आपको मिल जाती हैं तो। ठीक है, उसके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे या कस्टमर रिलेशंस पे जाएंगे आप लोग। जब आप कस्टमर रिलेशंस पे जाएंगे तो वहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी लेटेस्ट ईयर की। तो उसमें से खोल के जरा इनकम स्टेटमेंट को वैसे ही देख लें कि उसमें क्या लिखा होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है। मतलब याद कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसको देखना है, या गूगल पे जो है वो सैंपल कहीं से देख लें इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। ये सर कोशिश करें लेक्चर रिवाइज कर लें सर आप लोग, नाम वगैरह। जी जी सर एक सवाल था कि आपने ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया कि वो जो हम अगर वो क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज करते हैं तो वो एक जी किस्म का हमारी तरफ से लोन हो जाता है बैंक का, हाँ जी। तो वो फिर विद इन 12 मंथ में ही पे करना पड़ता है या वो फिर इसमें जाएगा नॉन करंट में? भाई वो तो 1 महीना नहीं गुजरने देते, वो कहते हैं कि पेमेंट जमा करवाएं वरना फाइन लगेगा। वो करंट होता है, करंट लायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माय नेम इज हमाद फ्रॉम लाहौर। जी हमाद। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है थी कि सर जी ये आज 7 डेट है थी आज। सर आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आवाज। सर आज स्कूल्स वगैरह की कमेटी वगैरह बैठी थी
तो सर आज उन्होंने नतीजा निकाला कि 9th क्लास से ऊपर जितनी क्लासेस सारी खुल जाएंगी। तो सर क्या फिजिकली हमारी हो सकती हैं क्लासें? कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी मोबाइल ख़राब हो जाता है। सर आज मैं 15 मिनट लेट आया हूँ लेक्चर में, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, पानी में गिर गया। बच्चे उसमें इस तरह से है कि उसका आंसर तो आपको पिफा से ही मिल सकता है। वो आप अपने रिस्पेक्टिव जो ऑफिस है पिफा वाला उससे रब्ता करें, क्योंकि इस सिलसिले में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ। अस्सलाम सर। हाँ मुस्तफा, तो मेरा भी इससे और सवाल था, अगर फिजिकल क्लास हो जाती है तो इंसान सही चीज समझता है तो टीचर सामने होता है, और मोबाइल के अंदर भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो मैं अपने ऑफिस में होता हूँ और ऑफिस से क्लास लेके जाता हूँ। गुलाम मुस्तफा, आपकी सारी बातें ठीक हैं। असल में मेरे पास ना अभी ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं पिफा एजुकेशन से। तो आप सारे बच्चे जिन्हें ये इशू आ रहा है, डेफिनेटली बाज़ का सिग्नल्स नहीं होते, प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल आप पिफा हेड ऑफिस से जो है वो रुजू करें, वो इस सिलसिले में आपको बता सकते हैं। सर बस ये एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रीफली डिफाइन करते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी ना, सर मतलब बस वो ओवरव्यू। सर ये सारी तफसील किस चैप्टर में है किताब के? देखें जी, अभी तो मैंने किताब का चैप्टर ही नहीं बताया। उसमें ये है कि अभी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। जब आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं आपको प्रॉपर चैप्टर का नाम भी बताऊंगा और उसमें रीडिंग भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। जी सर, ओके जी सर जरा नॉन फिजिकल वो एक्सपीरियंस समझा रहे हैं जिसके ना इंटेंजिबल एसेट जो आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग कैसे कहते हैं, बिकेगा पेशेंट कॉपीराइट्स। गुलाम मुस्तफा, आपकी ना आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है यार, या तो आप मुझे चैट में मैसेज कर दें, मैं देख लेता हूँ उसे। ओके सर। सर मैं ये कह रहा था एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ना बस ब्रीफली डिफाइन करना है। बाबर बच्चे देखें, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें आपने बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट अर्न करना है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। शुरू से मैं स्टेशनरी वाले बिजनेस पे बात करता आ रहा हूँ कि स्टेशनरी का एक बिजनेस है, उसमें रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। जारी बात है आप कैश इन्वेस्ट करेंगे, ये भी आपका एक रिसोर्स है जिसे बिजनेस में यूज करना है, ये एसेट है। इसी तरह से आप उसमें फर्नीचर लेके आते हैं, आप उसमें बेचने के लिए स्टेशनरी लेके आते हैं। ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें आपने बिजनेस में यूज करना है और इसमें से इन्वेंट्री को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये सारे आपके एसेट्स हैं और आपके सारे ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां जो आपने फ्यूचर में पे करनी है, वो आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मैंने इसी में इन पांचों को कंप्लीट करना है। आज मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज पे बात की है, कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनकम पे, एक्सपेंस पे और कैपिटल पे बात करूंगा। सर लायबिलिटीज हमको पे करनी होती है ना, ये जैसे आपने हमें लिखा पे हुआ है ऑब्लिगेशन टू बी पेड इन फ्यूचर, तो हमको पे करनी होगी ना? जी बिल्कुल, हमें पे करनी होगी। ओके, इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जी। लाइक सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेते हैं कहीं से, उस लाइसेंस की वो सिर्फ एक पेपर डॉक्यूमेंट है, और वो पेपर डॉक्यूमेंट भी सिर्फ इस चीज का प्रूफ है कि आपको ऑथोराइज कर दिया गया है किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो वो लाइसेंस के लिए जो आप पैसे वगैरह दे रहे हैं और वो लाइसेंस ले रहे हैं किसी भी उसमें काम को करने के लिए, तो वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट बन जाता है अगर वो लाइसेंस मोर देन 12 मंथ्स के लिए लिया जाए। हसान कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बच्चे कल, अभी आप फिक्र ना करें, ये आज वाला भी जो काम हमने किया है ना, ये अगली 2-3 क्लासेस में ये बार बार रिपीट होना है। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास के बाद मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दोबारा भी लेके जाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी फिनेंशियल मच। वर्थ, सर फिनेंशियल वर्थ किसी कंपनी का वो पैसा होता है जो वो उस पर लगाता है, कि जो मुनाफा होता है वो है? हसान हसान है, लाइक हसन आप, मेरा ख्याल हसन आपका नाम हसन। हसन ऐसा है जी कि कल इंशाल्लाह इस पे मैं आपको ना एक छोटी सी वो पोर्ट्रे करूंगा, यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा SOFP।
तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनेंशियल वर्थ के मीनिंग क्या है, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि वो इंशाल्लाह उसमें डाटा लिखा हुआ होगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी हमको। जी सर। ओके सर ये अकाउंटिंग का पेपर जो है आप बनाएंगे या पिफा बनाएगा? नहीं जी, पिफा हेड ऑफिस से ही वो पेपर बनता है, और वो आपको पता है कि वो CBE है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है? उसमें आपके MCQs नॉर्मली होते हैं, 50 MCQs होते हैं तकरीबन उसके अंदर, ठीक है? तो वो 2 घंटे का आपका पेपर। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? ये बच्चे ये भी आपको अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट से राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरे पास नहीं होती रिकॉर्डिंग है। सर मेरी अभी अली भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं कल इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि वो बता देंगे, तो फिर सबको पता चल जाएगा। चलें, बेहतर हो जाएगा बच्चे, आपको 1-2 दिन में मतलब जैसे ये बता रहे हैं इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको, ठीक है? बाकी ये जो फाइल वगैरह है ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सर ठीक है सर, थैंक यू। सही, ये जो MCQs होंगे ये बुक्स में से आएंगे जो आप बताएंगे? बच्चे उसमें इस तरह से होगा कि हम CA का स्टडी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अली साहब ने वो Yes, स्टडी sir. टेक्स्ट ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। कुछ MCQs हम Yes, वहां sir. से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ MCQs मैं आप लोगों को खुद से भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो अब पेपर में कहाँ से आता है MCQ ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ना ही हमें किसी को पता होता है कि पेपर कौन बना रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि इंशाल्लाह जो MCQ आप यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका पेपर पास हो जाएगा। सारे ये जो पैक की किताब है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये ठीक है? जी ये ठीक है जी सर। ओके चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह।